अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्कस किया था, अब हम लोअर को डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है लेरिंग्स। लेरिंग्स को क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इट इज़ द इनलार्ज पार्ट एट द टॉप ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। लेरिंग्स क्या करता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग. It acts as a passageway for air between pharynx and trachea and it regulates the flow of air to the lungs. ठीक है, वो फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में प्रेजेंट है। एक ट्रैकिया के ऊपर एक इनलार्ज पार्ट समझ लें कि ट्रैकिया के ऊपर एक इनलार्ज पार्ट है, उसको लेरिंग्स कहते हैं, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। अब अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज एंड मसल दैट आर सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स एंड लाइंड विद म्यूकस मेम्ब्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं कि लेरिंग्स इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज और नॉट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेरिंग्स इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज एंड मसल्स। लेरिंग्स क्या करता है? प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक। इसका क्या फंक्शन है कि वो जो फूड एंटर हुआ है वो उसको आगे फॉरवर्ड करता है इनटू एसोफेगस। ट्रैकिया में फूड की एंट्री नहीं करवाता, वो फूड की एंट्री एसोफेगस में करवाता है। एसोफेगस क्या है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट मूव फूड एंड लिक्विड टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, तो वो फूड की एंट्री किस में करवाएगा? डायरेक्ट द फूड इनटू एसोफेगस। कैसे करेगा कि इट इंश्योर्स दैट फूड एंड लिक्विड्स डू नॉट एंटर द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलोइंग। एपिग्लोटस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट होता है दैट क्लोजेज ओवर द ग्लोटिस। ग्लोटिस क्या है? ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ लेरिंग्स। एपिग्लोटिस जो है वो ग्लोटिस को बंद कर देगा, वो उसके ऊपर कवर कर देगा ग्लोटिस को, जिसकी वजह से फूड जो है वो ट्रैकिया में एंटर नहीं होगा, फूड एंटर होगा एसोफेगस में। ठीक है, तो आप डायग्राम में देखेंगे जो टॉप पे है वो है एपिग्लोटिस और एपिग्लोटिस के अंदर ग्लोटिस है। ग्लोटिस जब उसको क्लोज कर देगा तो फूड एंटर नहीं हो पाएगा ट्रैकिया में। अब आपको ये मसल्स नज़र आ रहे होंगे, रेड कलर के मसल्स, ये जो इसमें प्रेजेंट है लेरिंग्स में, दैट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वॉइस प्रोडक्शन। ठीक है, हमने बात की है कि इट इज़ द वॉइस, लेरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि इट कंटेन वोकल कॉर्ड्स दैट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन एयर पासिस थ्रू देम। और जो मसल्स प्रेजेंट हैं इन लेरिंग्स में, दे एडजस्ट द टेंशन एंड पोजीशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स टू चेंज द पिच एंड वॉल्यूम ऑफ साउंड। ठीक है, जो पिच चेंज होती है, साउंड की वॉल्यूम चेंज होती है, ये इन वोकल कॉर्ड्स की मदद, ये इन मसल्स की मदद से होती है। और ये जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट है उनकी मदद से वॉइस प्रोड्यूस हो रही है। तो लेरिंग्स का एक तो फंक्शन था कि वो प्रोटेक्ट करता है रिस्पिरेटरी ट्रैक को, कि प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक, कि फूड एंटर ना हो जाए ट्रैकिया में। दूसरा क्या करता है? इट इन्वॉल्व इन वॉइस प्रोडक्शन। सेकेंड हमारे पास आ गया ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा कि वो जो सी शेप कार्टिलेज प्रेजेंट है लेरिंग्स के नीचे, डायग्राम में आपने देखा है, उसको कहते हैं ट्रैकिया। एक पाइप सा है, तो उसको ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। इट इज़ अ कार्टिलेजिनियस ट्यूब दैट सर्व एज प्राइमरी एयरवे फॉर ट्रांसपोर्टिंग एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। वॉल कंपोजिशन की बात करें तो इट इज़ मेड अप ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स। तो ये जो सी शेप कार्टिलेज रिंग्स हैं, ये सी शेप क्यों है? ये फुल ओवल क्यों नहीं है, फुल राउंड क्यों नहीं है, ये सी शेप क्यों है? क्योंकि दीज रिंग्स कीप द ट्रैकिया ओपन एंड प्रिवेंट कोलैप्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ठीक है, वो एक इस तरह की पैटर्न में है जिसकी वजह से वो कोलैप्स नहीं होती, ट्रैकिया की सरफेस ओपन रहती है इन सी शेप कार्टिलेज रिंग की वजह से। इसीलिए इनकी जो सरफेस पे वो सी शेप रिंग प्रेजेंट है। फंक्शन की बात करें, इट प्रोवाइड्स अ क्लियर एयरवे फॉर एयर टू पास टू एंड फ्रॉम द लंग्स, फिल्टर वार्म एंड मॉइस्चर एयर यूजिंग इट्स म्यूकोजल लाइनिंग एंड सीलिया विच हेल्प्स टू रिमूव डेब्रिस एंड पैथोजेंस। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। अब ये जो ट्रैकिया है वो आगे वो फर्दर डिवाइड हो जाएगा इनटू ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी इनटू ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब क्या है? द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आर द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट ब्रांच फ्रॉम ट्रैकिया एंड डिस्ट्रीब्यूट एयर इनटू द लंग्स। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से ट्रैकिया से ब्रोंकस की मेन स्टेम निकल रही है जो कि फर्दर डिवाइड हो रही है
फर्दर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और उसके बाद वो बहुत छोटी में जो कन्वर्ट हो रहे हैं उसको कह रहे हैं ब्रोंकियोल्स। द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट, 1 फॉर ईच लंग। एक जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो लेफ्ट लंग में जाएगा, एक जो है वो राइट लंग में जाएगा। अब ये देखें कि ट्रैकिया है, ट्रैकिया किस में कन्वर्ट हो रहा? प्राइमरी में। प्राइमरी किस में कन्वर्ट हो रहा है? सेकेंडरी में। सेकेंडरी किस में? टर्शियरी में। और उसके बाद ब्रोंकियोल्स उससे बन रही हैं। प्राइमरी फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी, सेकेंडरी डिवाइड्स इनटू टर्शियरी ब्रोंकाई। अब इसका फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट एयर टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ लंग्स while filtering and warming it। जो टर्शियरी ब्रोंकाई है वो फर्दर ब्रांच होगी इनटू स्मॉलर ब्रोंकियोल्स, जिसको कहते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। ठीक है, ब्रोंकाई आप किस में ब्रांच होगी? इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बहुत छोटे साइज में होती है। दे फर्दर ब्रांच इनटू रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स विच लेड टू एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलाई। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल्स जब फर्दर ब्रांच होगी और छोटी ब्रोंकियोल्स में आगे डिवाइड होगी तो वो क्या कहलाई जाएगी? एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलाई। तो एल्व्यूलाई जो है वो ब्रोंकियोल्स से भी छोटी होती है। जो ब्रोंकाई है उसका साइज लार्जर होता है, अप टू 2 to 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर होती है। जो ब्रोंकियोल्स होती हैं दे आर स्मॉलर, लेस देन 1 मिलीमीटर वाइड। कार्टिलेज की बात करें तो ब्रोंकाई में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है लेकिन ब्रोंकियोल्स में नहीं होता। और जो मसल्स हैं ब्रोंकाई में स्मूथ मसल्स कम होते हैं बल्कि ब्रोंकियोल्स में ज़्यादा होते हैं। नाउ मूव टूवर्ड्स एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलाई। अभी हमने बात किया कि जो ब्रोंकियोल्स हैं वो फर्दर जब डिवाइड हो जाएंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्व्यूलाई में। Alveolar duct and alveoli are the part of respiratory zone in the lungs where gas exchange occurs. They are the final structures of the airway and play a crucial role in oxygen and carbon dioxide exchange between lungs and blood. ठीक है, जो alveolar duct है ये ब्रांच हुई है from the respiratory bronchioles. They are thin tube-like passage एंड दे ब्रांच फ्रॉम द रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। इनमें ना तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना दे मसल्स प्रेजेंट होती है। दे आर लाइंड विद सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। देयर वॉल कंटेन ओपनिंग टू एल्व्यूलर सैक एंड एल्व्यूलाई। ठीक है, अब ये जो एल्व्यूलर डक्ट है आप डायग्राम में देखें, एल्व्यूलर डक्ट से आगे फर्दर जो निकल रही है वो है एल्व्यूलाई एंड एल्व्यूलर सैक। तो एल्व्यूलाई क्या है? दे आर टाइनी बैलून लाइक सैक्स क्लस्टर एट द एंड ऑफ एल्व्यूलर डक्ट इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्व्यूलर सैक। ठीक है, एल्व्यूलर सैक में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसको कहते हैं एल्व्यूलाई। और वो किससे आगे फर्दर हो रही है? किसके एंड पे प्रेजेंट है? इट इज़ क्लस्टर्ड एट द एंड ऑफ एल्व्यूलर डक्ट। तो आपको एक झमगट्टा सा एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है एल्व्यूलर डक्ट के नीचे उसको कहते हैं एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई में भी कार्टिलेज नहीं प्रेजेंट होते। दे आर लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज़ थिन टू अलाउ एफिशिएंट गैस डिफ्यूजन। अप्रॉक्सीमेटली लंग्स में 700 मिलियन एल्व्यूलाई प्रेजेंट होती हैं और इनका जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है, द वॉल ऑफ ईच एल्व्यूलस इज़ 0.1 माइक्रोमीटर थिक और उसके आउटसाइड पे डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो सराउंडिंग कैपिलरीज है, ईच एल्व्यूलस इज सराउंडेड बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। वहाँ क्या हो रहा है कि वेयर ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। एंड द वॉल ऑफ एल्व्यूलाई कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स विच आर क्रिटिकल फॉर मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एल्व्यूलाई। ठीक है, तो इनकी वॉल में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है और अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। Now move towards the external structure of lungs. Lungs क्या है? Lungs का external structure की अगर हम बात करें तो they are the pair of spongy elastic organs located in the thoracic cavity on either side of heart. They are designed for efficient gas exchange and have several external structural features. सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं शेप और लोकेशन की। तो शेप जो है उसकी कोन शेप्ड होती है जिसमें इसकी टॉप जो होती है वो राउंडेड होती है, बेस जो है वो उसकी ब्रॉड बेस है।
लोकेशन की बात करें तो इट इज़ सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, इनक्लोज्ड बाय द रिब केज, रेस्टिंग ऑन द डायाफ्राम। अगर हम डायग्राम से देखें तो देखें ऊपर इसकी, अगर आप इसकी बेस को देखें तो बेस जो है इसकी ब्रॉड बेस है, टॉप जो है वो उसका राउंडेड है, बेस जो है वो ब्रॉड बेस है, जो कि दैट इज़ रेस्टिंग ऑन द डायाफ्राम। बेस के नीचे जो प्रेजेंट है वो डायाफ्राम है, डायाफ्राम जो सेपरेट कर रहा है थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से। उसके दरमियान में जो, अगर हम कहते हैं कि एक बॉर्डर लाइन है, वो है डायाफ्राम। उसके बाद ये देखें कि ये इट इज़ इनक्लोज्ड इनटू द रिब केज। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द लोब्स। द लंग्स आर डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स। राइट लंग्स है और लेफ्ट है। राइट में 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर। लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। देखिए आप डायग्राम से देखें कि राइट में 3 है, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड मिडल, और उसी तरह लेफ्ट में 2 हैं, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। प्लूरा। The lungs are covered by double layered membrane called pleura. Apex and base. Apex जो है वो उसकी राउंड जो टॉप है, राउंडेड टॉप ऑफ लंग्स दैट एक्सटेंड स्लाइटली अबव द क्लेविकल। क्लेविकल क्या है? क्लेविकल को कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो ये जो टॉप है दैट एक्सटेंड स्लाइटली अबव द क्लेविकल, और जो बेस है, जो बॉटम पार्ट है लंग्स का, तो वो उसका ब्रॉड है, ब्रॉड बॉटम दैट इज रेस्टिंग ऑन द डायाफ्राम। ठीक है, तो आप डायग्राम से देखें कि उसका जो बेस पोर्शन है वो रेस्टिंग है ऑन द डायाफ्राम, टॉप जो है वो एपेक्स जो है वो उसकी स्लाइटली राउंडेड है। नाउ मूव टुवर्ड्स द हाइलम। हाइलम जो है वो डिप्रेशन को कहते हैं। किसी भी जगह पे कोई डिप्रेशन हो, जो थोड़ी सी डाउनवर्ड जगह हुई हो, तो इट इज़ अ डिप्रेशन ऑन द मीडियस्टिनल सरफेस वेयर द स्ट्रक्चर्स सच एज ब्रोंकाई, pulmonary arteries, pulmonary veins and lymphatic vessels enter or exit the lungs। तो जिस जगह से वो एंटर हो रही है या वो एग्जिट कर रही है लंग्स को, जहाँ पे डिप्रेशन है, वो आप को नज़र आ रहा है डायग्राम में, जो थोड़ी सी डीप है, थोड़ी सी डिप्रेशन है उस जगह में, उसको कहते हैं हाइलम। तो सीड में भी जिस जगह पे डिप्रेशन होती है जिसको कहते हैं हाइलस। ओके, तो नाउ मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो मैकेनिज्म है हम उसको डिस्कस करते हैं। ब्रीदिंग इज नोन एज पल्मोनरी वेंटिलेशन, इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म है वो डायाफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से हो रहा है। दे वर्क टुगेदर टू चेंज द वॉल्यूम एंड प्रेशर इन थोरेसिक कैविटी, इनेबलिंग एयर टू फ्लो इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। अगर हम डायाफ्राम को डिस्कस करें तो डायाफ्राम स्केलेटल मसल्स है। दे आर द डोम शेप्ड शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स जो कि लोकेटेड है एट द बेस ऑफ थोरेसिक कैविटी, और ये सेपरेट कर रही है थोरेसिक कैविटी को फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। इसके नीचे से एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप देखिए कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि ऊपर थोरेसिक कैविटी है, दरमियान में डायाफ्राम है, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी है। दरमियान में जो सेपरेट कर रही है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है? डोम शेप्ड शीट ऑफ स्केलेटल मसल्स। उसके बाद जो है इंटरकोस्टल मसल्स, दे आर लोकेटेड बिटवीन द रिब्स एंड दीज मसल्स assist in expanding and contracting the rib cage during breathing. They are divided into 2 types. एक होते हैं external, एक होते हैं internal. External जो है intercostal muscles, they active during inhalation, and internal जो है they active during exhalation. तो external किस में एक्टिव हो रही है? ड्यूरिंग इनहेलेशन। जब हम इनहेल करते हैं एयर तो उस टाइम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्टिव होती है और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स एक्टिव होती हैं ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ओके, ये देखें कि डायग्राम में आपको नजर आ रहे हैं कि जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल, दे आर द रिब केज मसल्स की, ये जो लोकेटेड हैं बिटवीन द रिब्स। नाउ मूव टुवर्ड्स द मैकेनिज्म। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन क्या है? कि एयर एंटर हो रही है, द प्रोसेस ऑफ ड्रॉइंग एयर इनटू द लंग्स। जब हम एयर इनहेलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा और वो फ्लैट हो जाएगा।
अभी हमने पढ़ा कि डायफ्राम की स्ट्रक्चर कैसे है, वो डोम शेप्ड होती है, तो वो डोम शेप के हट के वो डाउनवर्ड्स हो जाएगा, वो नीचे को आ जाएगा डायफ्राम, और वो सीधा फ्लैट सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग द वर्टिकल डायमेंशन ऑफ थोरेसिक कैविटी। और इसी तरह जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है, दे मूव्स, क्या करेंगे कि उसकी वजह से कि रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसकी वजह से रिब क्या करेगी, रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड, एक्सपेंडिंग द थोरेसिक कैविटी। अभी हमने बात की कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशन। अब जब एक्टिव हो गए तो उसकी वजह से रिब्स क्या करेगी, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ये मसल्स, उसकी वजह से क्या होगी कि रिब्स विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। जब रिब्स विल मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड तो थोरेसिक कैविटी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब क्या है, थोरेसिक वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, डायफ्राम नीचे चला गया, रिब्स मूव हो गए अपवर्ड, तो जो अंदर का वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो गया, इंक्रीज द थोरेसिक वॉल्यूम। अब हमें पता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर, कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। द इंक्रीज इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम डिक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो लंग्स के अंदर प्रेशर है वो कम हो गया, लंग्स के बाहर जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो गया। अब उसकी वजह से क्या होगा कि अगर बाहर प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम है, तो बाहर से हवा अंदर आएगी, तो एयर एंटर्स द लंग, एयर फ्लोज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर डिफरेंस। एक्सहेलेशन में क्या होगा, एक्सहेलेशन में इनहेलेशन के ऑपोजिट होगा, जिसमें डायफ्राम रिलैक्स होगा, डायफ्राम विल मूव अपवर्ड टू इट्स डोम शेप पोजीशन, और वो जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिब्स विल मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। थोरेसिक वॉल्यूम कम हो गया, द रिडक्शन इन थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। अब क्या होगा कि जब एयर प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो अंदर से एयर बाहर जाएगी टू इक्वलाइज द प्रेशर डिफरेंस। एयर एक्सर्ट द लंग्स, क्यों, क्योंकि एयर आउटसाइड फ्लो करेगी टू इक्वलाइज द प्रेशर डिफरेंस। सो दिस वाज अबाउट एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। जो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि अगर थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये बाउल्स लॉ है, जिसमें क्या होता है कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। तो अगर हम डायग्राम से देखें तो एयर ड्रॉज इन, रिब्स मूव आउट, डायफ्राम मूव्स डाउन। अब इसमें क्या हो रहा है कि पहली जो पिक्चर है वो किस चीज़ की है, वो है इनहेलेशन की, जिसमें रिब्स मूव आउटवर्ड, डायफ्राम मूव डाउन, वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर एंटर हो जाएगी लंग्स में। सेकेंड डायग्राम देखें जो जिसमें एयर फोर्स्ड आउट हो रही है, उसमें क्या है कि द रिब्स मूव बैक, डायफ्राम मूव बैक टू इट्स ओरिजिनल डोम शेप पोजीशन, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो एयर मूव आउटसाइड, तो ये एक्सहेलेशन का प्रोसेस है। सो दिस लेक्चर वॉज अबाउट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक and the mechanism of breathing. Hope you like this video. Thank you and Allah Hafiz.